हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में सबसे पहले हम लोग उसका प्रिपरेशन पढ़ा जाए। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस को हम कैसे बना सकते हैं? तो एल्काइन को हम बना सकते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बाइड से। कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बाइड का जब हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो हमको एल्काइन मिलेगा इथाइन और प्रोपाइन। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल में समझा जाए कि मेटल कार्बाइड्स के साथ ये वाटर का रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो वाटर का रिएक्शन मेटल कार्बाइड के साथ ये एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब कि हम ये समझें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कार्बन का वो सेम होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और यही हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे टू डिटरमाइन कि किस मेटल कार्बाइड से कौन से तरह का हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, तो कुछ हम लोग देखा जाए अलग अलग मेटल कार्बाइड्स के साथ हम कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाने जा रहे हैं। हमने लिया है कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, अल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग कार्बाइड्स के साथ हम कौन सा हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं या एल्केन बना सकते हैं। तो इसके लिए पहला चीज हमको जो ध्यान रखना है कि जो भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नहीं बदलेगा, और जो भी मेटल है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए कैल्शियम विल रिएक्ट विथ H2O टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां देखिए 2 OH का आपको रिक्वायरमेंट है। H2O से सिर्फ एक OH आएगा, यानी यहां H2O का 2 मोल ले लिया जाए। ठीक है, अगला मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहां देखिए मैग्नीशियम 2 है, यानी यहां पे भी मुझे 2 लिख लेना चाहिए, और OH मुझे अब कितना चाहिए होगा, OH माइनस वो चाहिए होगा 4। ठीक है, 2 टाइम्स यहां पे और OH यहां पे भी है, तो 2 × 2 4, यानी मुझे H2O चाहिए होगा 4 टाइम्स। अगला देखा जाए अल्युमिनियम, यहाँ 4 है, यानी अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। अब देखिए OH माइनस कितना चाहिए होगा, 4 × 3 12 चाहिए होगा। अगला बेरिलियम के साथ देखा जाए तो वहां Be2 है, यानी यहां भी मुझे 2 लिख लेना चाहिए। अगला OH माइनस कितना चाहिए होगा, 2 × 2 4, यानी H2O कितना ले लें, 4 ले लें। तो यहां तक आपको बात समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया, हमने मेटल को और OH माइनस को बैलेंस किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आगे क्या करना है, मुझे आगे ये करना है कि मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम रखना है। देखा जाए यहां कैल्शियम +2 में होता है, कैल्शियम +2 है, यानी जो कार्बन होगा वो -1 में होगा। ठीक है, सो दिस इज -1 × 2। ठीक है, तो ही ये बैलेंस होगा। तो यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। यहां देखा जाए मैग्नीशियम +2 × 2 यानी +4, यानी कार्बन पे कितना चार्ज होगा, -4/3। देखिए मैग्नीशियम क्या है, +2 में होता है × 2, और यहां कार्बन कितना है 3, तो +4 को बैलेंस करने के लिए यहां क्या होगा, -4, और यहां 3 से मल्टीप्लीकेशन है इसलिए /3। तो यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -4/3। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग सभी जगह लिख लिया जाए। ठीक है, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो अल्युमिनियम इज +3 × 4। ठीक है, क्योंकि 4 अल्युमिनियम है तो +12 हो गया, +12 हो गया, और यहां × 3 तो होगा ही, यानी ये कितना होगा, -4, ताकि ये प्लस माइनस बैलेंस हो जाए।
यानी यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -4। यहां पे देखा जाए बेरिलियम इज अगेन +2 और इंटू 2 +4 हो गया, यानी कार्बन को कितना होना पड़ेगा, -4। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना है, -4। तो कार्बन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो रिएक्टेंट में है वही आपको प्रोडक्ट में भी दिखाई देगा। कार्बन -1 में है इधर, यानी यहां हाइड्रोकार्बन क्या दिखाई देगा, इथाइन। ठीक है, यहां पे देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड में तो आप देखेंगे नहीं, ठीक है, ये तो आप दोनों का बराबर मानेंगे। ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन विल बी इन हाइड्रोजन विल बी इन +1 एंड कार्बन विल बी इन -1। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना है, -1। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस कर लिया या सेम रखा। ठीक है, यहां पे देखा जाए, यहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चाहिए, -4/3। -4/3 का क्या मतलब होगा, 3 कार्बन मिला के और उसके साथ लगना चाहिए 4 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना है, -4/3। -4/3 को आप कैसे समझेंगे कि 3 कार्बन अगर आपके पास हो तो उस पे कुल मिला के आपका -4 उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। -4 आएगा कैसे, यानी आपको रखना पड़ेगा 4 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही बनना है। सो दिस विल बी C3H4। समझ में आया, हाइड्रोजन किस में होगा, +1 में, और इसीलिए कार्बन पे क्या आ जाएगा, 3 कार्बन मिला के उस पे चार्ज होगा। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4। और ये मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वाले कार्बन का देखिए -1, इसका 0 और इसका -3। ठीक है, तो 3 कार्बन मिला के -4 हो गया। अगला देखा जाए, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रखना है आपको, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है -4, यानी 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और बैलेंस कर लीजिए तो उधर 3 कार्बन दिख रहा था, ये 3 टाइम्स कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट बेरिलियम के साथ देखा जाए तो यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन क्या है, -4, यानी आपको पता चल गया यहां भी CH4 बनाना है आपको। हाइड्रोजन हमेशा किस में होगा, +1 में, हाइड्रोजन +1 में, और उसी के करस्पॉन्डिंग आप जोड़ लेंगे हाइड्रोकार्बन में कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इस ट्रिक के साथ आप समझ पाएंगे कि यहां आपको मिलेगा प्रोडक्ट इथाइन, यहां मिलेगा प्रोपाइन, ठीक है, यहां मिलेगा मीथेन और इसमें भी मिलेगा मीथेन। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाएगा रिएक्शन ऑफ हेलो फॉर्म विथ सिल्वर पाउडर। ये एल्काइन के प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है। आपने हेलो फॉर्म लिया है, हेलो फॉर्म जैसे लेट से मैंने क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो क्लोरोफॉर्म का 2 मॉलिक्यूल और सिल्वर का पाउडर मैंने 6 मोल इक्विवेलेंट यूज किया, और ये देखिए यहां से 6 AgCl आप बाहर निकाल लीजिए, तो 6 AgCl बाहर निकाल लेंगे एंड यू विल गेट Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, आप यहां सिल्वर की जगह जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते थे और वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग जब पढ़ रहे थे विक डाई हैलाइड, ठीक है, और उसमें जिंक इन एसिटिक एसिड का हमने उपयोग किया था। ठीक है, वहां हम लोग पढ़े थे, तो विक का पढ़ा था, वहां हम लोगों ने, ठीक है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव भी पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन का अगला टेक्निक P3 इज डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। सबसे पहले इसको डिकोड किया जाए, इस शब्द का मतलब क्या है, डबल का मतलब होगा 2 टाइम्स। ठीक है, डी मतलब होता है हमेशा माइनस। ठीक है, डी हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन के लिए, और हेलोजिनेशन हेलोजन के लिए, यानी 2 HX आपको बाहर निकालना है। 2 HX बाहर निकालना है आपको कहां से, विसिनल डाइहैलाइड से। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अगल बगल के कार्बन पे हेलोजन हो। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड से 2 HX आप अगर बाहर निकाल लेंगे तो आपको एल्काइन प्रोडक्ट मिलेगा।
लेट अस टेक एन अनसिमेट्रिकल विसिनल डाइहैलाइड। अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि यहां देखिए मैंने हाइड्रोजन और यहां CH3 लगाया है, बाकी तो दोनों पे Br है, दोनों पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां मुझे 2 HX बाहर निकालना है। सबसे पहले मैं एक HX बाहर निकालने की बात करूं तो पहला HX जो मुझे बाहर निकालना होगा, ठीक है, उसकी बात करें तो पहला HX जो बाहर निकलेगा वो E2 मैकेनिज्म से निकलेगा। ठीक है, E2 मैकेनिज्म से पहला यहां HBr बाहर निकलेगा और इसके लिए क्योंकि ये E2 मैकेनिज्म है मुझे एक स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता है। स्ट्रॉन्ग बेस का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं जैसे कि एल्कोहलिक KOH या NaNH2। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH या NaNH2 मैंने कोई एक बेस का इस्तेमाल कर लिया। अब समस्या ये है कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा ब्रोमीन निकलेगा, ये वाला कि ये वाला। तो इसका आंसर होगा जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा उसको निकालिएगा। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बाहर निकलेगा मोर एसिडिक, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन। और मोर एसिडिक कौन होगा? ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो मोर एसिडिक 1 डिग्री हाइड्रोजन बाहर निकालिएगा। आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाला हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन जो कि बाहर निकलेगा, तो इसको बीटा लिख दीजिए। जैसे ही आपने इसको बीटा लिखा आपने इसको अल्फा लिख लिया। क्या वजह है कि आप ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं? तो इसकी 2 वजह हैं। पहला कि ये ज्यादा एसिडिक है, दूसरा यहां 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां तो एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज भी जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा उनके बाहर निकलने की संभावना ज्यादा है। और रीजन भी है कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। निगेटिव चार्ज एक 1 डिग्री कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन आप निकालेंगे, यहां पे बीटा लिख लिया, यहां अल्फा लिख लिया। अगर ये हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो एंटी पेरिप्लेनर करके ये वाला ब्रोमीन एज लिविंग ग्रुप आप बाहर निकालेंगे। तो ये लिविंग ग्रुप है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये दोनों बाहर निकलेंगे एंटी पेरिप्लेनर होके E2 मैकेनिज्म के थ्रू। एक बार ये बाहर निकल गए तो आपको यहां डबल बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है, कौन बच गया? ये वाला ब्रोमीन और ये वाला हाइड्रोजन अभी भी बचा है। ठीक है, यू विल गेट विनाइल ब्रोमाइड इंटरमीडिएट, इसको हम लोग 2 कह रहे हैं। अब इस विनाइल ब्रोमाइड इंटरमीडिएट में से मुझे एक और HBr, एक और HX को बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे क्या करना है? डबल डी हाइड्रोहेलोजिनेशन 2 HX को बाहर निकालना था। एक HX में निकाल के और विनाइल ब्रोमाइड बना चुका हूं। इसको विनाइल ब्रोमाइड कहिए या आप देख लीजिए कि यहां तो मिथाइल भी लगा है। ठीक है, तो आप इसको कह लीजिए कि ये वाला पोजीशन अल्फा, ये बीटा, बीटा मिथाइल विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मैं बस इतने हिस्से को देख रहा हूं और कह रहा हूं कि हाँ ये हिस्सा विनाइल ब्रोमाइड है। यहां देखिए विनाइल ब्रोमाइड में हो क्या रहा है, यहां विनाइल ब्रोमाइड में ये जो ब्रोमीन है वो रेजोनेंस में है इस पाई बॉन्ड के साथ। अब विनाइल ब्रोमाइड की समस्या समझिए, यहां से आपको HX निकालना है। एक तो ये वाला हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, दिस इज लेस एसिडिक 2 डिग्री हाइड्रोजन। साथ ही साथ ये जो लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा है। अब यहां से आपको HBr को बाहर निकालना है, E2 मैकेनिज्म कराना है। ठीक है, और इसलिए क्योंकि अब मेरा लिविंग ग्रुप पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा है, निकलने को तैयार नहीं है, ये बीटा हाइड्रोजन अब कम एसिडिक है। अगेन जहां लिविंग ग्रुप लगा है उसको मैं अल्फा कह दूं, इसको बीटा कह दूं, क्योंकि मुझे ये E2 एलिमिनेशन समझना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन समझना है या बीटा एलिमिनेशन समझना है, जो भी आप नाम इसको रखना चाहें। आप 1-2 एलिमिनेशन भी सोच सकते हैं इसको। ठीक है, इसको कार्बन 1, इसको 2 कह लीजिएगा। खैर, अब हम बात करें कि मुझे HBr बाहर निकालना है और लिविंग ग्रुप पार्शियल डबल बॉन्ड के साथ लेस एसिडिक 2 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। इसलिए वी विल यूज मोर स्ट्रॉन्गर बेस। एल्कोहलिक KOH ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इससे बात नहीं बन पाएगा। यूज मोर स्ट्रॉन्गर
ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक KOH से पहला स्टेप कर सकते थे। ठीक है, पहला स्टेप जो था, यहां देखिए आप एल्कोहलिक KOH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा स्टेप है ये एल्कोहलिक KOH से नहीं हो पाएगा। आपको एल्कोहलिक KOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होगा। आप देखिए स्ट्रॉन्गर बेस होता कौन है, OH माइनस, ये स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन हो जाएगा, NH2 माइनस, और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, लेट्स से CH3 माइनस। ठीक है, तो OH माइनस से काम नहीं चल रहा था एल्कोहलिक KOH से, और इसीलिए मैं NH2 माइनस का इस्तेमाल यहां करने जा रहा हूं। मैंने सोडामाइड का इस्तेमाल किया। ठीक है, उस एल्कोहलिक KOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस का इस्तेमाल किया, ताकि यहां ये वाला ब्रोमीन एज लीविंग ग्रुप और ये वाला हाइड्रोजन एज बीटा हाइड्रोजन या बीटा H+ की तरह निकल जाए, E2 मैकेनिज्म यहां हो पाए। ठीक है, और अगर हम निकाल लिए तो मुझे मिल जाएगा टर्मिनल एल्काइन। अब ये जो टर्मिनल एल्काइन है उसमें ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, टर्मिनल एल्काइन का pKa होता है अप्रोक्सीमेटली 25। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, और मेरे पास सिस्टम में मैंने NaNH2 यूज किया है, स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया है। तो अगर NaNH2 यहां पे इस्तेमाल किया है तो जैसे ही ये बनेगा, अब NaNH2 कहेगा कि मैं क्यों E2 एलिमिनेशन कराऊं जब मैं एसिड बेस रिएक्शन कर सकता हूं टर्मिनल एल्काइन के साथ। तो जो भी टर्मिनल एल्काइन बनेगा वो, ठीक है, एसिड की तरह काम करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो स्टेप 3 है एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, ये तुरंत हो जाएगा और आपको दिखाई देगा कि ये जो NH2 माइनस है वो यहां से H+ को बाहर ले जाएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट दिस। ठीक है, यहां पे निगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है sp कार्बन पे, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन हो गया और NH2 माइनस H+ को लेके अमोनिया बना देगा। अब अगर आपको टर्मिनल एल्काइन चाहिए तो आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस वो तरीका है जिससे आप मेटल को हटा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल है और उसको हटाने का सबसे आसान एक स्टेप का तरीका होगा कि आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। H+ will replace Na+, you will get टर्मिनल एल्काइन प्रोडक्ट। तो टर्मिनल एल्काइन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसका रिएक्शन एक दूसरे RX के साथ करा दें तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये दूसरे RX के साथ रिएक्ट कर सकता है वाया SN2 मैकेनिज्म, X- को बाहर निकाल देगा और खुद जाके लग जाएगा, एंड यू विल गेट हायर इंटरनल एल्काइन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप हायर इंटरनल एल्काइन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन SN2 है इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो RX है इसमें ये वाला जो कार्बन है उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये जो RX है आप नॉर्मली 1 डिग्री या 2 डिग्री लीजिएगा। ठीक है, साइक्लो एल्काइल लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा, हालांकि रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, तो साइक्लो एल्काइल भी हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री RX कभी मत ले लीजिएगा। 3 डिग्री RX अगर आप ले लेंगे तो पता चला ये SN2 नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद ठीक है इस पे E2 मैकेनिज्म भारी पड़ जाएगा, कंपीटिंग मैकेनिज्म। तो हायर इंटरनल एल्काइन बनाने के लिए आपको SN2 रिएक्शन कराना है और इसीलिए जरूरी है कि आप इस RX को प्रेफरेबली 1 डिग्री लें ताकि SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा हो। ठीक है, और ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपको ठीक है हायर इंटरनल एल्काइन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप टर्मिनल एल्काइन चाहते हैं तो हाइड्रोलिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, सो दिस वाज डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन के बारे में समझ लिया जाए। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम मोर एसिडिक 1 डिग्री हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। जब हम फर्स्ट E2 करेंगे फर्स्ट स्टेप में तो हम मोर एसिडिक 1 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां 2 1 डिग्री हाइड्रोजन थे और साथ ही साथ ठीक है वो मोर एसिडिक भी था।
तो दो वजह कि आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन को क्यों बाहर निकाला। पहला है ये मोर एसिडिक, और दूसरा इनका नंबर भी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी वाइज भी इनके बाहर निकलने का चांस ज्यादा है। अगला बात किया जाए, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन विनाइल ब्रोमाइड इंटरमीडिएट का ये कठिन होगा, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि आपका ब्रोमीन जो लिविंग ग्रुप था वो पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा था, ठीक है। और दूसरी वजह कि अब आपको लेस एसिडिक 2 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, ठीक है। और इन्हीं वजहों से अब जो है काम एल्कोहलिक KOH से नहीं चल पाएगा। एल्कोहलिक KOH की जगह मुझे, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बेस NaNH2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टेप 1 में आप एल्कोहलिक KOH से काम चला सकते हैं, आपका मन हो तो NaNH2 यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे स्टेप में एल्कोहलिक KOH काम नहीं करेगा, आपको NaNH2 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला स्टेप 3 एक एसिड बेस रिएक्शन है। अगर हम नहीं चाहें कि स्टेप 3 ना हो तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बेस जो है वो विनाइल ब्रोमाइड इंटरमीडिएट में से 2 डिग्री लेस एसिडिक, ठीक है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरह क्यों निकालेगा। जब टर्मिनल एल्काइन अगर थोड़ा भी सिस्टम में मौजूद होगा तो पहले वो प्रिफरेबली जाके मोर एसिडिक टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यही वजह है कि स्टेप 3 का जो एसिड बेस रिएक्शन है इट इज मच फास्टर देन सेकेंड स्टेप E2। और सेकेंड स्टेप ही क्यों, फर्स्ट स्टेप में भी जो E2 हो रहा है उससे भी ये तेज है, तो फर्स्ट या सेकेंड स्टेप में जो E2 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एलिमिनेशन हो रहा है, उससे कहीं तेज स्टेप 3 का एसिड बेस रिएक्शन है। यही वजह है कि स्टेप 3 का रिएक्शन तो होगा ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ NaNH2 का इस्तेमाल करें तो आपको एक इक्विवेलेंट NaNH2 चाहिए होगा फर्स्ट स्टेप के E2 के लिए, एक इक्विवेलेंट और चाहिए होगा सेकेंड स्टेप के E2 के लिए, और तीसरा स्टेप एसिड बेस रिएक्शन ये तो आप रोक नहीं सकते, ये तो होगा ही होगा, यानी तीसरा इक्विवेलेंट चाहिए होगा थर्ड स्टेप के एसिड बेस रिएक्शन के लिए। यानी कुल मिला के आपको 3 इक्विवेलेंट NaNH2 का लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बना उसका आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, आपको टर्मिनल एल्काइन मिल जाएगा। सो total of 3 equivalent of NaNH2 is required for preparation of terminal alkyne product, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। ये देखिए, ये IIT JEE का 2007 का एक सवाल है, सिंपल सा। यहां देखिए, ठीक है, आपको रिएक्टेंट दिया है जिसमें अगल बगल के कार्बन पे, ठीक है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो आप दिया है इथाइलिन ब्रोमाइड, ठीक है। IUPAC नेम आप लिखेंगे तो 1,2-डाइब्रोमो इथेन, और कह रहा है कि आप इससे 2 HX बाहर निकाल लें, डबल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करा दें और प्रोडक्ट बना दें एल्काइन, इथाइन बना दें। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आपको 2 HX निकालना है। जो फर्स्ट स्टेप का E2 है इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एल्कोहलिक KOH या NaNH2, जो भी आपका मन हो। लेकिन जो सेकेंड स्टेप का E2 है जहां आपको विनाइल ब्रोमाइड इंटरमीडिएट से HBr को बाहर निकालना होगा, वहां एल्कोहलिक KOH काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ NaNH2 का ही इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप जो है, ये तो आप रोक ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, ये बहुत तेज होगा, और एक NaNH2 तो यहां भी लगेगा, ठीक है। खैर, ये क्वेश्चन का हम ऑप्शन देखा जाए, क्या सिर्फ एल्कोहलिक KOH से काम चल जाएगा? नहीं, एल्कोहलिक KOH से आप, ठीक है, यहां जो है एल्काइन तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप विनाइल ब्रोमाइड इंटरमीडिएट पे ही अटक जाएंगे। एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, हाँ ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। एक्वियस KOH, ध्यान दीजिए, एक्वियस KOH जो है ये तो आपका SN2 रिएक्शन दे देगा,
आपको तो E2 कराना है। E2 के लिए एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल होता है। एक्वियस KOH जो है ये E2 रिएक्शन नहीं दे पाएगा, ये SN2 रिएक्शन देगा। तो एक्वियस KOH अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपने पहले स्टेप पे E2 की जगह SN2 करा दिया, ये तो गड़बड़ कर दिया। तो ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी ठीक है। अगर आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे इन प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, कौन सा, मिथेनॉल। यहां एक बात और आपको बता दें, अगर आपने जिंक का इस्तेमाल कर लिया इन प्रोटिक सॉल्वेंट तो बेसिकली आप क्या करेंगे, विसिनल डाइहेलाइड से आप एल्कीन बना देंगे, ठीक है, दोनों ब्रोमीन निकल जाएगा। कैसे, E2 एलिमिनेशन से। तो अगर मान लीजिए आपने इस पे जिंक इन प्रोटिक सॉल्वेंट लेट से मिथेनॉल का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये E2 मैकेनिज्म से दोनों बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये यहाँ ये Br माइनस की तरह बाहर, ठीक है। तो ऐसा दिखाई देगा कि ये जिंक आता है बेसिकली ZnBr बनाता है, यहाँ माइनस चार्ज आता है, ये माइनस इधर मूव करता है, Br माइनस इधर से निकलता है। दिस गिव्स E2 एलिमिनेशन एंड यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन डी को सोचें तो यहां से तो एल्कीन मिलता है, एल्काइन नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप सबसे पहले यहां रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से, आपको A मिल रहा है। A का रिएक्शन आप करा रहे हैं NaNH2 के साथ 3 इक्विवेलेंट यूज किया है आपने। सॉल्वेंट क्या लिया है, अमोनिया, ठीक है। जब भी आप NaNH2 इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्वेंट अमोनिया लेंगे, उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अगला यहां CH3I के साथ दूसरे स्टेप में रिएक्शन कराया है, यानी यहां आपको RX दिया है कि आप यहां से जो है वो न्यूक्लियोफाइल बनाएं, ठीक है, NaNH2 के साथ 3 इक्विवेलेंट इस्तेमाल करके, और फिर क्या करें, उसका रिएक्शन इसके साथ करा दें, SN2 मैकेनिज्म हो जाए, आपको इंटरनल एल्काइन मिल जाए। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। तो सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट है PH CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसका रिएक्शन कराएंगे अगर Br2 के साथ तो इस एल्कीन पे ब्रोमीन का एंटी एडिशन होगा, यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज PH CH Br CH2 Br, ठीक है। अब NaNH2 का ये हो गया आपका A, ठीक है। अब यहां देखिए इस H को मैं ऐसे लिख लूं, ये ब्रोमीन ऐसे लिखा है, ये हाइड्रोजन ऐसे लिख लूं। सबसे पहले अगर आप एक इक्विवेलेंट NaNH2 इस्तेमाल करें तो क्या होगा, तो एक इक्विवेलेंट NaNH2 इस्तेमाल करिएगा तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन ये, ठीक है, और ब्रोमीन को मुझे लिखना चाहिए था यहां पे, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है तो ब्रोमीन यहां लिख दूं मैं, हाइड्रोजन यहां लिख दूं। ये HBr आप बाहर निकाल देंगे, एक इक्विवेलेंट NaNH2 एंड दिस विल गिव यू PH CH डबल बॉन्ड CH Br। एक और इक्विवेलेंट आप इस्तेमाल कर लीजिए NaNH2 का, ठीक है, तो दूसरा इक्विवेलेंट क्या करेगा, अब इस HBr को निकालेगा, ठीक है, यहां से एक HX बाहर निकला, ठीक है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, यहां पे एक और HX बाहर निकलेगा, अब डबल डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, यू विल गेट PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पे NaNH2 एक और जो होगा, ठीक है, ये थर्ड इक्विवेलेंट है, थर्ड इक्विवेलेंट, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट, ये इसको मैं लिख दूं सेकंड इक्विवेलेंट, क्योंकि एक और इक्विवेलेंट है ना, तो सेकंड इक्विवेलेंट, ठीक है। ये थर्ड इक्विवेलेंट, यहां भी एक इक्विवेलेंट ही लगा, लेकिन ये एक बार लगा है, ये दूसरी बार लगा है, ये तीसरी बार लिखा है। तो तीसरी बार जब लगेगा तो ये क्या करेगा, टर्मिनल एल्काइन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यू विल गेट PH C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है, और इसका रिएक्शन अब आपको कराना है CH3I के साथ। यहां देखिए बढ़िया लिविंग ग्रुप I लगा है, ठीक है, SN2 रिएक्शन कराना था और इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस को सबसे कम रखा गया है, आपको CH3I दिया गया है, ठीक है। तो ये अटैक SN2 रिएक्शन हो गया एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। तो फाइनल जो B बना है वो एक इंटरनल एल्काइन है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग आगे चला जाए और पढ़ा जाए रिएक्शंस ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्काइन पढ़ेंगे।
पहला रिएक्शन है एल्काइन का एडिशन ऑफ हैलोजन H2 इन इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2। तो सॉल्वेंट कौन है? CH2Cl2 है, ये इनर्ट सॉल्वेंट है। ठीक है, देखा जाए कैसे रिएक्शन होगा। तो एल्काइन जो है वो Br2 के साथ रिएक्ट करेगा। अगेन हमने बात किया था, ठीक है, यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसकी वजह से एक ये जो एल्काइन है एक न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। पहले यहाँ जो है वो आपको पता चलेगा कि एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये सब चर्चा हम लोग बेंजीन में किया जाएगा। यहाँ हम लोग सीधे ये समझें कि ये जो टर्मिनल एल्काइन का पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये एज इफ Br+ के साथ रिएक्ट किया और आपको बना दिया साइक्लिक हेलोनियम आयन, बिल्कुल वैसा जैसा एल्कीन के रिएक्टिविटी में होता था। ठीक है, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। ये साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट पे Br- जो है वो अटैक करेगा, SN2 की तरह बैक साइड अटैक होगा ये और रिंग ओपन हो जाएगा। और यही वजह है कि जो दोनों ब्रोमीन आपको लगे हुए दिखाई देंगे वो एंटी दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहां हम लोग थोड़ा सा बात और कर लिया जाए कि जो एल्काइन होता है वो किसी एल्कीन के कंपैरिजन में कम न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए ये वाला जो स्टेप है ये धीरे होगा। एक तो ये वैसे ही स्लो स्टेप है, ठीक है, तो स्टेप 1 जो होता था वो स्लो स्टेप होता था। एल्कीन के केस में भी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट यही RDS होता था, तो ये स्टेप एक तो स्लो था ही। दूसरा, क्योंकि एल्कीन के कंपैरिजन में एल्काइन और भी कम न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए ये स्टेप और भी धीरा है। एल्कीन के कंपैरिजन में भी ये स्टेप, ठीक है, वहां से और धीरे होगा। अगला बात किया जाए कि ये वाला स्टेप, ये स्टेप 2, ये तो फास्ट होता था। ठीक है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको दिखाई देगा आपके पास मिल गया प्रोडक्ट डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। एक एल्कीन है जिसमें 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, ये दोनों ब्रोमीन जो हैं वो एंटी लगे होंगे या ट्रांस लगे होंगे, यहां पे आपको दिखाई देगा। अगला बात किया जाए, क्योंकि अब इसका अगर मैं कंपैरिजन एल्कीन के साथ करूं तो एल्कीन के न्यूक्लियोफिलिसिटी से इसका अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करें तो हमने बात किया था कि ये जो ब्रोमीन है इसका इंडक्टिव इफेक्ट इसके +M इफेक्ट से पे डोमिनेट करता है। ठीक है, और नेट ये जो है ब्रोमीन, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 ब्रोमीन लगा हुआ है इस डबल बॉन्ड पे, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी तो और भी कम हो जाएगा एक एल्कीन के मुकाबले। ठीक है, इनफैक्ट एल्काइन से भी कम हो जाता है इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिक्रीज बाय -I इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन, और 2 ब्रोमीन यहां लगे हैं। और यही वजह है कि इस डाई ब्रोमो डेरिवेटिव पे, ठीक है, फिर से ब्रोमीन का अटैक ये और भी स्लो होगा एंड दिस विल बी द RDS। ठीक है, तो फिर से बात सुनिए, एल्कीन के कंपैरिजन में एल्काइन कम न्यूक्लियोफिलिक है और उससे भी कम न्यूक्लियोफिलिक है ये डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, क्योंकि 2 ब्रोमीन का -I न्यूक्लियोफिलिसिटी को कमजोर कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए इस डाई ब्रोमो डेरिवेटिव पे ब्रोमीन का अटैक, ठीक है, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये और भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खैर हो ही क्यों रहा है, क्योंकि अभी भी इसके पास ये पाई बॉन्ड तो है ही। ठीक है, तो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, वो अभी भी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट तो करेंगे ही। हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन के मुकाबले, एल्काइन के मुकाबले ये कम है। खैर, फिर से देखा जाए, फिर से यहां हम सोचेंगे कि ये जो पाई बॉन्ड है इसने इधर अटैक किया, Br- को बाहर निकाला, फिर से साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट यहां बन गया। ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया और उस पे जो Br- था उसका फिर से अटैक होगा, SN2 लाइक बैक साइड अटैक, एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो फाइनली मुझे टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां पे फिर से आपको दिखाई देगा कि पहले ये सर्किल वाला ब्रोमीन और ये सर्किल वाला ब्रोमीन एज इफ एंटी आए थे, और अब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला ब्रोमीन और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला ब्रोमीन फिर से एंटी आ रहा है।
हालांकि सब ब्रोमीन ही हैं, अंत में आपको पता नहीं चलेगा कौन पहले कौन बाद में आया था, लेकिन फिर भी ठीक है, अपनी समझ के लिए हम जाने कि यहाँ पे भी दोनों ब्रोमीन जो बाद में आए हैं वो भी एंटी एडिशन हुआ है, शुरू में जो आया था उसका भी एंटी एडिशन ही हुआ था। ठीक है, तो दो इक्विवेलेंट Br2 इस्तेमाल होगा अगर, तो फाइनली हम लोग ये 3 पे टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन पे प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। इस रिएक्शन के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। पहला, रिजियो सेलेक्टिविटी इज मार्कोनिकोव एडिशन। हालांकि दोनों ब्रोमीन ही ऐड हुआ है, तो इस लाइन का बहुत मतलब नहीं है कि मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है कि एंटी मार्कोनिकोव हुआ है, पता तो चलेगा नहीं प्रोडक्ट को देख के। ठीक है, क्योंकि आने वाला दोनों ही सिमेट्रिकल रिएजेंट है, आपका दोनों जगह ब्रोमीन ही ऐड हो रहा है, एक Br प्लस की तरह एक Br माइनस की तरह। ठीक है, ध्यान रखिएगा Br प्लस एक्चुअली कहीं बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाने के लिए, ऐसे सोचना आसान पड़ता है इसलिए हम लोग कह देते हैं Br प्लस। एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन या एल्काइन Br2 पे अटैक कर रहा है। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अंत में साइक्लिक हेलोनियम आयन एक नॉन क्लासिकल कैटायन बना रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट की तरह। अगला बात किया जाए, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये एंटी एडिशन हो रहा है ब्रोमीन का। ठीक है, तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो आने वाले ब्रोमीन जो थे वो एंटी आके लग रहे थे। ये कम से कम मुझे जब तक हम लोग 2 बना रहे थे डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, वहां पे तो दिख रहा था। ये देखिए, यहां भले ही आपको ना पता चले कैसा है, लेकिन यहां जो ब्रोमीन आए हैं ये एंटी आते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो एल्कीन बनेगा, एल्कीन का डेरिवेटिव, उसमें दोनों ब्रोमीन आपको ट्रांस दिखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री है एंटी एडिशन। अगला बात, विन 1 मोल इक्विवेलेंट ऑफ Br2 रिएक्शन स्टॉप्स एट 2 डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात हमने कर ली थी कि रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है एल्कीन की, फिर एल्काइन की, और सबसे कम है डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन की। डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन की रिएक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि दो ब्रोमीन अपने -I के चलते न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहा है। और यही वजह है कि अगर मुझे, ठीक है, टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बनाना है तो मुझे टोटल 2 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ एक इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो एल्काइन रिएक्ट करके डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन बना के बैठा रहेगा। ठीक है, क्योंकि डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, इसका तो रिएक्टिविटी कम है, ये कह रहा है कि तुम हमको जबरदस्ती धक्का दोगे, एक और इक्विवेलेंट Br2 डाल के कहोगे कि नहीं रिएक्ट करो, तब हम करेंगे, नहीं तो मेरा रिएक्टिविटी तो कम है, एल्काइन को ही रिएक्ट करने देगा ये। ठीक है, अगला बात, ये जो हम लोग ब्रोमीन का यहाँ एडिशन देखते हैं, इसको हम लोग एज ए लैब टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई भी एल्कीन या एल्काइन जो होगा उस पे Br2 का एडिशन आपको देखने को मिलेगा, और ब्रोमीन का जो ब्राउन रेड कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन देखने को मिलेगा। तो डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन देखने को आपको मिलेगा, चाहे आप CCl4 सॉल्वेंट लें, इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2 लें, या आप, ठीक है, H2O ले लें। आपको पता है जब आप H2O लेते थे तो वहां ब्रोमोहाइड्रिन मिल जाता था। इनफैक्ट सेकेंड स्टेप पे Br माइनस ना अटैक करके वाटर से वर्किंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक कर जाता था। ठीक है, आगे चला जाए, ये बात फिर से कर लिया जाए कि क्यों एल्काइन लेस रिएक्टिव है एल्कीन से। ठीक है, एल्काइन लेस रिएक्टिव है एल्कीन से फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ, ठीक है, ब्रोमीन। तो इसकी वजह क्या है? पहला कि एल्काइन लेस रिएक्टिव है क्योंकि एल्काइन लेस न्यूक्लियोफिलिक है। एल्काइन लेस न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि एल्काइन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव sp कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेटर होल्ड करके रखता है। ठीक है, एल्काइन में आप देखेंगे कि एल्कीन की अपेक्षा, ठीक है, वहां जो साइज है, बॉन्ड लेंथ है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है,
कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे बेटर, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखता है, वो लूजली हेल्ड या कहें कंपैरेटिवली लेस लूजली हेल्ड होगा। तो एक वजह ये भी है कि जो एल्काइन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका सिलेंड्रिकल सिमेट्री है और वो कॉम्पैक्ट है, जिसपे एक इलेक्ट्रोनिगेटिव sp कार्बन का होल्ड बेटर है। इसी वजह से एल्काइन लेस न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, अगला बात किया जाए, अगर आप देखें कि एल्कीन पे जब, ठीक है, आप सोचें कि ये जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो साइक्लिक हेलोनियम आयन ऐसा बनता है। तो एल्कीन जो है वो ऐसा साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनाता है, जबकि एल्काइन जो है उसका साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट ऐसा दिखाई देगा। बेसिकली एल्काइन जो होगा उसमें आप एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एल्कीन जो था उसमें भी आप एक ये पाई बॉन्ड तोड़ के ये बनाते थे। अब ये जो एल्काइन के साथ बना है साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट, इसको देखिए तो आपको दिखाई देगा यहाँ डबल बॉन्ड है, ये कार्बन जो है वो sp2 है, ये एंगल होना चाहता है 120 डिग्री और आप इसको क्या बना रहे हैं 60 डिग्री। आपको रिंग क्लोज करना है तो 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये कार्बन sp3 है, ये होना चाहता है कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स और आप रिंग में इसको बनाना चाह रहे हैं 60 डिग्री। तो यहाँ बेयर्स एंगल स्ट्रेन जो है वो थोड़ा कम है और यहाँ बेयर्स एंगल स्ट्रेन जो है वो ज्यादा है। दूसरा वजह यह है कि इस ब्रोमीन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है और इसके बगल में ये sp2 कार्बन जो है अपने -I इफेक्ट के चलते इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहा होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा होगा। यहाँ तो sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन का तो, ठीक है, +I इफेक्ट होता है, वो यहाँ डेल्टा निगेटिव ले आ रहा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दूसरी वजह है। यहाँ चार्ज का इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, ये और अनस्टेबल है, यहाँ चार्ज डिमिनिश हो रहा था, थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा था। ठीक है, तो दो वजह हमने पहला पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एल्काइन का कम है और दूसरा वजह कि बनने वाला इंटरमीडिएट एल्काइन के केस में वो अनस्टेबल है। ठीक है, इन दोनों वजहों से एल्काइन का रिएक्टिविटी एल्कीन से कम है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि एल्कीन और एल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और हमेशा एल्काइन का रिएक्टिविटी एल्कीन से कम होगा फॉर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सिर्फ एक जगह ऐसा होता है जहां एल्काइन का रिएक्टिविटी एल्कीन से ज्यादा होता है और वो है हाइड्रोजिनेशन ऑन मेटल सरफेस। हाइड्रोजिनेशन ऑन मेटल सरफेस में बात दूसरी हो जाती है कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री की वजह से जो भी एल्काइन गिरता है उसका हर एक ओरिएंटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, एल्कीन को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे आना पड़ता है। तो ये चर्चा हम लोग जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन पढ़ रहे थे रिएक्शन तभी कर लिए थे। तो आप बस ये एक लाइन याद रखिएगा कि एल्कीन और एल्काइन में से एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्काइन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा सिर्फ एक केस में और वो है हाइड्रोजिनेशन ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम या विल्किंसन कैटलिस्ट इनके साथ जब रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तब जाके एल्काइन का रिएक्टिविटी ज्यादा दिखेगा आपको एल्कीन से। नेक्स्ट आगे चला जाए और अगला रिएक्शन पढ़ा जाए। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ HX ऑन एल्काइन। एल्काइन पे हम लोग HX का एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, यहां आप देखेंगे कि एल्काइन जो है वो दो HX के साथ रिएक्ट करेगा साइमल्टेनियसली। ये जो एल्काइन का पाई बॉन्ड है ये अटैक कर रहा है ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन पे और ये X- की तरह बाहर निकल रहा है। ठीक उसी समय एक दूसरा HX मौजूद है जिसका ये जो X वाला पार्ट है वो जाके इस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, और यहां से H+ बाहर निकल रहा है। तो यहां से H+ बाहर निकला, यहां से X- बाहर निकला, ये दोनों मिलके HX बना दिए। ठीक है, और यहां पे देखिए क्या होगा, इस पे H लगा और इस पे उसी समय X लगा और ये H और X जो हैं एक दूसरे के साथ
ट्रांस पोजीशन पे लगे, या हम ये कह सकते हैं ये HX का एडिशन जो है वो एंटी हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, यहां आपको ट्रांस या एंटी एडिशन देखने को मिलेगा H और X का। रिजियो सेलेक्टिविटी क्या है, किसके पास H और किसके पास X जाएगा? तो जवाब है कि ये देखिए, ये जो X है ये गया है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और ये जो हाइड्रोजन है ये गया है उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था पहले से ही, या जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था। और यही वजह है कि रिजियो सेलेक्टिविटी इज मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, तो आपको यहां प्रोडक्ट क्या मिल गया? यू विल गेट द प्रोडक्ट एज अगेन विनाइल हैलाइड। ठीक है, यहां देखिए ये हेलोजन, इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है इस डबल बॉन्ड के साथ। यही स्टेप को आप मानिए यही स्टेप है। ठीक है, और यही RDS है। ठीक है, तो अगर आप रेट की बात करें तो इसी स्टेप को देख के लिख लीजिए, एंड रेट विल बी K टाइम्स। ठीक है, यहां एल्काइन, और HX देखिए आपको 2 दिख रहे हैं यहां। ठीक है, इसीलिए HX टू दी पावर 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो दिस विल बी 1 + 2 = 3। और यही वजह है कि इस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं ADE3, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलरिटी 3। RDS का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 3। ठीक है, तो ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है, ट्राई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है? ट्राई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहां हमने मैकेनिज्म में क्या सीखा? सबसे पहले कि H+ एड्स फ्रॉम 1 HX टू द 1 sp2 कार्बन। तो H+ एक HX से आ रहा है और एक sp2 कार्बन पे लग रहा है, और ठीक उसी समय एंड एट द सेम टाइम X- from another HX adds to the other sp2 कार्बन। ठीक है, ये मैकेनिज्म है ADE3। ठीक है, ट्राई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब ये मैकेनिज्म में आप देखिए, एक पहले मैकेनिज्म पढ़ाया जाता था ADE2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ADE2 मैकेनिज्म क्या है और उसको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। हम लोग जब अपने समय में पढ़ते थे तो हम लोग ये ADE2 मैकेनिज्म पढ़ते थे। देखा जाए ये ADE2 मैकेनिज्म में क्या होता था। तो ADE2 मैकेनिज्म में क्या है, देखिए ये आपके पास एल्काइन है, इसको हम मान रहे हैं कि ये एक HX के साथ रिएक्ट किया, बिल्कुल जैसे एल्कीन करता है वैसे ही। ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो टूटा, ये अटैक हुआ H+ पे, X- बाहर निकल गया। या आप ये सोचे एज इफ H+ आया और वो इस एल्काइन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड तोड़ा और कार्बोकेटाइन बना दिया। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? विनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहां आपको दिखाई देगा कि sp कार्बन या इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपको दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है, तो अगर ये रीअरेंज हो सकता था तो हो जाता। ठीक है, तो हो सकता है ये रीअरेंज आगे हो जाए, क्योंकि विनाइल कार्बोकेटाइन एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में ये पढ़ के आए। खैर, X- अटैक किया, तो ये जो कार्बन है ये तो अब sp कार्बन है। ठीक है, तो अटैक जो होगा उसमें X जो है वो एंटी भी लग सकता है, सिन भी लग सकता है, आपको दोनों देखने को मिलना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि ADE2 मैकेनिज्म को क्यों डिस्कार्ड किया गया, तो पहला देखिए, ADE2 मैकेनिज्म में विनाइल कार्बोकेटाइन बनता है, और ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में भी जा सकता है, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में देखने को नहीं मिला। दूसरा, एक्चुअल रिएक्शन में आपको देखने को मिला कि एंटी एडिशन होता था या ट्रांस एडिशन होता था H और X का, जबकि यहां तो कार्बोकेटाइन अगर बना है तो सिन भी दिखाई देना चाहिए, एंटी भी दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और यही वजह है कि ये जो मैकेनिज्म है ADE2, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एंटी एडिशन या ट्रांस एडिशन ऑफ HX। तो इन वजहों से हमने ADE2 मैकेनिज्म को डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरा एक वजह इसका और भी है, देखिए अगर ADE2 होता तो यहां आपको दिखाई देता कि रेट इज
K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HX। इसका ऑर्डर क्या दिखाई देता है 2, लेकिन असली में देखने को क्या मिला, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है कि ऑर्डर है 3। तो ये तो हम लोग ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट इक्वेशन चाहे ऑर्डर कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट से देखने को मिला ऑर्डर 3, आपका मैकेनिज्म कह रहा है ऑर्डर 2, और ये भी एक वजह है कि क्यों इस मैकेनिज्म को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो फाइनली अब हम लोग ये ADE2 मैकेनिज्म नहीं पढ़ते, हम लोग क्या पढ़ते हैं ADE3 मैकेनिज्म, वही ज्यादा सही मैकेनिज्म है। आप देखेंगे समय के साथ जैसे जैसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल होता गया, कुछ पुराने प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स को डिस्कार्ड करके उनकी जगह नया मैकेनिज्म आता गया। ठीक है, लैब में हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है, मैकेनिज्म तो हम लोग प्रपोज करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ऐसे हुआ होगा। क्यों हम लोग कहते हैं ऐसे हुआ होगा? क्योंकि जो हम लोग कह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को, जैसे कि एंटी एडिशन को एक्सप्लेन कर पाता है। अगर वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता है तो उस मैकेनिज्म को समय के साथ डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और बढ़िया बेटर मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है। खैर आगे चला जाए और बात किया जाए तो अगर HX का एक ही इक्विवेलेंट अवेलेबल होगा तो हम लोग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विनाइल हैलाइड बना के छोड़ देंगे, क्योंकि इस विनाइल हैलाइड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको दिखाई देगा। X का लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के साथ, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर आपको रिएक्शन को आगे ले जाना है तो आपको एक और इक्विवेलेंट HX का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने टोटल 2 इक्विवेलेंट HX का इस्तेमाल किया देन यू विल गेट जेम डाई हैलाइड प्रोडक्ट। ठीक है, अगेन रीजियो सेलेक्टिविटी क्या है? सो रीजियो सेलेक्टिविटी यहां पे थी मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन यानी आपने फाइनली अगर HX लगाना है तो H को यहां लगाइए, X को यहां लगाइए, फिर H को यहां लगाइए, X को यहां लगाइए, और दोनों पाई बॉन्ड के तोड़ के ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। सो फाइनल प्रोडक्ट इज जेम डाई हैलाइड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी HI का सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ठीक है, वजह क्या है? सेम जो हम लोग एल्कीन में पढ़ते थे, दिस इज पैरेललिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है, एक इक्विवेलेंट HX लीजिएगा तो यहीं आप विनाइल ब्रोमाइड पे रुक जाइएगा 2 पे, 2 इक्विवेलेंट HX का इस्तेमाल करिएगा तब आप जेम डाई हैलाइड 3 बना पाइएगा। आगे चला जाए, केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। अगर मान लीजिए आप HBr का एडिशन करा रहे हैं किसी एल्काइन में और आपने पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन होने लगेगा। यहां फ्री रेडिकल एडिशन होने लगेगा यानी आपको क्या दिखाई देगा? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन यहां देखिए आपको दिख रहा है, ब्रोमीन यहां चला गया। ठीक है, ब्रोमीन यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां चला गया। हाइड्रोजन को मार्कोनिकोव क्या कहते हैं कि वहां जाओ जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। ये निगेटिव पार्ट ब्रोमीन Br- वो कहते हैं कि भाई तुम यहां जाओ, तो ये मार्कोनिकोव कहते हैं इनकी बात तो माननी नहीं है। ठीक है, H को कहां भेज दीजिए आप? यहां, और ब्रोमीन को यहां पे। एंटी मार्कोनिकोव करना है आपको, ये प्रोडक्ट आपको मेजर मिलने लगेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मार्कोनिकोव एडिशन हो तो इस पेरोक्साइड को नहीं आने दीजिएगा। ठीक है, अवॉइड करिएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ताकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है, खराश इफेक्ट के हिसाब से या पेरोक्साइड इफेक्ट के हिसाब से एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ना मिले। कुछ फाइनली हम लोग क्वेश्चन कर लिया जाए। देखिए HBr यहां आपने एक्सेस में लिया है, HBr एक इक्विवेलेंट लेते तो अलग बात होती, सिर्फ एक HBr ऐड होता। यहां HBr एक्सेस में है या 2 इक्विवेलेंट है, एक्सेस कहें या 2 इक्विवेलेंट कहें बात एक ही है। अगेन मार्कोनिकोव एडिशन कराइएगा। मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहेगा? H यहां, Br यहां, H यहां, Br यहां। ठीक है, अगला देखा जाए, यहां देखिए एक इक्विवेलेंट HBr का है आपके पास। ठीक है, एक इक्विवेलेंट HBr है और आपके पास सबस्ट्रेट के अंदर एक एल्काइन भी है और एक एल्कीन भी है। एल्कीन जो है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये अगर मोर न्यूक्लियोफिलिक है तो रिएक्शन कहां होगा? एल्कीन पे, न कि एल्काइन पे। तो एल्कीन पे रिएक्शन करा दीजिए अगेन। ठीक है, आपको मार्कोनिकोव एडिशन कराना रहेगा, तो मार्कोनिकोव एडिशन करा के HBr का एडिशन एल्कीन पे करा दीजिएगा, यू विल गेट। ठीक है,
आप यहां लगा दीजिए H, यहां लगा दीजिए Br। ठीक है, आगे चला जाए। बात किया जाए अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो सबस्ट्रेट के अंदर लेकिन वो कॉन्जुगेशन में हो। यहां देखिए ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो यहां पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है और ये मॉलिक्यूल है विनाइल एसिटाइलिन। ये इतना हिस्सा देखिए ये विनाइलिक है और ये एसिटाइलिन। ठीक है, इथाइन को ही एसिटाइलिन कहते हैं। तो विनाइल एसिटाइलिन जो है यहां आपको देखने को मिलेगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ठीक है कॉन्जुगेशन में। और अगर यहां आपने एक इक्विवेलेंट HCl डाला तो आपको A मिलेगा और A को पॉलीमराइज करेंगे तो आपको नियोप्रीन मिल रहा है। नियोप्रीन ठीक है किसका, क्लोरोप्रीन का। तो क्लोरोप्रीन यहां मिलेगा। कैसे मिला होगा क्लोरोप्रीन, तो देखिए यहां जो HCl का एडिशन हो रहा है वो 1,4 एडिशन होगा और उसके बाद कुछ एलीन रीअरेंजमेंट होगा। ये शब्द अभी हमने पढ़े नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग जब इसके आगे पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन तो वहां हम लोग 1,2,1,4 एडिशन की बात किया जाएगा। एलीन रीअरेंजमेंट की बात तो ठीक है सिर्फ यहीं पे होती है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर चीज को कि सिर्फ ऐसे केस में जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, जहां आपके पास सबस्ट्रेट विनाइल एसिटाइलिन हो, यहां HCl का जो एडिशन है वो ट्रिपल बॉन्ड पे कराइएगा। नेट आपको दिखाई देगा एज इफ ठीक है कि HCl का एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पे हुआ और आपको क्लोरोप्रीन मिला। तो A इज CH2 डबल बॉन्ड CH, C यहां पे क्लोरीन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां ऐसा दिखाई देगा एज इफ हाइड्रोजन यहां और क्लोरीन यहां गया है, एडिशन डबल बॉन्ड पे न होके ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, क्या असली में एल्काइन पे एडिशन होता है? जवाब है नहीं। ये प्रोडक्ट ठीक है देख के आपको ऐसा लगेगा एज इफ एडिशन जो है वो एल्काइन पे हुआ। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा है। असलियत ये है कि यहाँ 1,4 एडिशन होता है और उसके बाद एलीन रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन ये सारा कॉम्प्लेक्स डिटेल अभी हम नहीं जानना चाहते। ठीक है, जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको सीधे ये जो प्रोडक्ट है उसको याद रखना है और प्रोडक्ट याद रखने का शॉर्टकट तरीका ये है कि आप ट्रिपल बॉन्ड पे HCl का एडिशन करा दीजिए यहां पे, सिर्फ यहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां देखिए आपके पास एक एल्कीन है सबस्ट्रेट में और यहां एक एल्कोहल है। HBr जो है एक एसिड भी है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एक तो वो काम ये कर सकता है कि OH पे H+ अटैक करे। ठीक है, H2O की तरह बाहर निकाल दे और आप इवन मैकेनिज्म के हिसाब से सोचने लगे। H2O निकाल दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सोच रहे हैं आप। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सोचें। दूसरा ये है कि आप एल्कीन पे HX का एडिशन सोचें। ठीक है, आप सोचें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। ठीक है, HX एल्कीन पे ऐड हो रहा है। HX का एडिशन कहां पे, ऑन एल्कीन। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा चीज ज्यादा सही है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि इवन मैकेनिज्म में भी कार्बोकेटायन बनता है। बेसिकली आप H2O को बाहर निकालते हैं, प्लस चार्ज यहां बनाते हैं, कार्बोकेटायन बनाते हैं। और HX का एडिशन एल्कीन पे, इसमें भी कार्बोकेटायन बनता है। जो आपको इवन मैकेनिज्म से मिलने वाला कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल मिल रहा हो, लेट्स से अगर आपको यहां से एलाइलिक कार्बोकेटायन मिल रहा है तो इवन मैकेनिज्म करा दीजिएगा। ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एल्कीन पे एडिशन कराइएगा, ADE2 मैकेनिज्म सोचिएगा। यहां मुझे ठीक है एलाइलिक नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया जहां मुझे एलाइलिक मिलेगा। तो सबसे पहले इसी को समझ लो। यहां देखो HBr का रिएक्शन या H+ का रिएक्शन आप यहां OH के साथ करा देना, इसको OH2+ बना देना, इसको बाहर निकाल देना एंड यू विल गेट CH2 CH
CH2 प्लस। ठीक है, ये क्या बन गया? दिस इज एलाइलिक कार्बोकैटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बन गया, इसीलिए ये बना दिया मैंने। और ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बना है, अब आप समझें कि इस पे आप Br माइनस का अटैक करा दीजिए। ठीक है, एंड यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ये फाइनल प्रोडक्ट यहां बन जाएगा। ठीक है, तो यहां मैंने प्रिफर किया इवन मैकेनिज्म को, एज इफ मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के रास्ते जाने प्रिफर किया। ठीक है, कार्बोकैटायन एलाइलिक बन रहा था इसलिए उसको बना दिए। अगर एलाइलिक कार्बोकैटायन नहीं बन रहा हो, जैसा इस केस में, यहां एलाइलिक नहीं बन रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको HX का एडिशन सोचना होगा एल्कीन पे। ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। ठीक है, यहां H और यहां प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज बना, या तो आप सोच सकते हैं कि अब यहां पे Br माइनस अटैक कर देगा, या तो अभी भी मॉलिक्यूल के अंदर ही एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बैठा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अगेन इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन को प्रिफर करिएगा, इस ऑक्सीजन का अटैक कराइएगा। ठीक है, तो यहां पे प्लस चार्ज आया और इस पे अटैक मैंने करा दिया। नंबरिंग कर लूं मैं 1 2 3 4 5 एंड दिस ऑक्सीजन शुड बी कॉल्ड एज 6। तो 2 से लेके 6 तक यानी 5 साइड का आपको रिंग दिखाई देगा। ठीक है, 5 साइड का एक रिंग बना लिया। इसमें ये वाला हिस्सा तो ऑक्सीजन है, तो दिस इज 6 5 4 3 2 और 2 के साथ एक CH3 लगा है, यही 1 कह दें। ठीक है, और ये ऑक्सीजन पे अब क्या है? OH प्लस। H प्लस यहां से बाहर निकाल दीजिए, ये H प्लस बाहर निकल गया और फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल गया। तो फाइनल प्रोडक्ट हम थोड़ी जगह बना लें। फाइनल प्रोडक्ट जो है आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिर से समझिए क्या हुआ। यहां आप OH पे रिएक्शन नहीं कराएंगे। ठीक है, अल्कोहल पे उसका प्रोटोनेशन करके H2O नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन, ठीक है, एलाइलिक तो बन नहीं रहा, स्टेबल तो बन नहीं रहा है। आपने रिएक्शन कहां कराया? एल्कीन पे। जब यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर आपके पास चॉइस था कि आप Br माइनस का, ठीक है, यहां पे रिएक्शन करा दें, या दूसरा ऑप्शन था कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन का लोन पेयर ये अटैक कर दे। प्रिफर क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर दे। क्यों? क्योंकि बनने वाला जो 5 साइड का रिंग है वो भी स्टेबल है। अगर रिंग का साइज अच्छा नहीं होता तो हो सकता था कि हम Br माइनस का ही अटैक कराते। ऑक्सीजन का अटैक कराने से मुझे 5 साइड का रिंग मिल रहा था, मैंने ऑक्सीजन का अटैक करा दिया। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है आपको यहां ईथर दिखने लगा। साइक्लिक ईथर will be the final product. With this we end reactions of alkyne. Thank you.